हेलो चिल्ड्रन, आई एम शिप्रा फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट्स का। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट्स के बारे में जाना, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस क्या है लिविंग बीइंग्स के लिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट, फंक्शन ऑफ रूट्स की उनका काम क्या है, जड़ें क्या प्लांट्स को होल्ड करती हैं, उनको न्यूट्रिशन देती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की हम उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, बुशेस और लीव्स के बारे में जाना कि फूड फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट की, उसकी लीव्स में। तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लावर, सीड्स और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों स्टार्ट करूंगी फ्लावर से। फूल, किसी भी पौधे में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है, सबसे आकर्षक जो पार्ट होता है, वो उसका फूल होता है। फूल में फ्रेगनेंस भी होती है, खुशबू, और वो बहुत कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। इंसानों को तो करते ही हैं, हमको तो फूल अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू फ्लावर के बारे में थोड़ा सा। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड यू कैन सी द पेटल्स। ये पंखुड़ियां हैं फूल की, जिनको इंग्लिश में पेटल्स बोला जाता है। और ये नीचे का जो ग्रीन हिस्सा है, नीचे भी एक हरे रंग की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको सेपल बोलते हैं। पेटल, सेपल। पेटल जो होती है वो रंग बिरंगी लाल, पीली या बैगनी कलर के जो फूल होते हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती है। सेपल नीचे का स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर, जो फूल बनने से पहले की जो स्टेज होती है, जब बड में होता है कोई भी फ्लावर, अपनी कली में होता है, तो वो इसी ग्रीन पत्तियों से घिरा हुआ होता है। जब फूल खिलता है तो ये सेपल कर्ल होके नीचे ही फ्लावर के नीचे सेटल्ड हो जाती हैं। जिस डंठल से फूल जुड़ा होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, STAL के स्टॉक, जिससे फूल जिस डंठल से जुड़ा हुआ होता है। अब आइए जानते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। फूलों के बीच में एक छोटी सी बॉटल नुमा संरचना आप देख रहे हैं। इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, मिडिल वाले पार्ट को बोलेंगे जो बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द लोअर पार्ट विच इज बल्कियर, जो थोड़ा बल्की दिख रहा है हमको, थोड़ा राउंड दिख रहा है, दैट इज द ओवरी पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको, इस कलेक्टिव पार्ट को पूरा हम क्या बोलेंगे, कार्पल। This entire part is known as carpel, and carpel comprises of 3 parts basically: stigma, style and ovary. ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इन्हीं 3 चीजों से बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, और इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फूलों में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर, ये जो आप ओवल टाइप की स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि नीचे एक फिलामेंट जैसा आया है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाइप नुमा, ये फिलामेंट है, और ऊपर उसके जो एक ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एंथर। फूल में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे इसी जगह पे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स इसी एंथर के ऊपर होते हैं। अब होता क्या है, जब ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे भौरा हुआ, मधुमक्खी हुई, या कुछ नेक्टर सकिंग बर्ड्स हुई, वो सब जब फूल के आसपास मंडराती हैं, उस पर बैठती हैं, तो पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों में, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और उससे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये था पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ कि जो सबसे नीचे वाला ग्रीन हिस्सा होता है, दैट इज सेपल। जब बड रहता है फूल,
बड में रहता है तो सेपल से ही कवर्ड रहता है, बाद में वो कर्ल होके नीचे फूल के आती है। जिस डंठल से फूल जुड़ा होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। फूल की रंग बिरंगी पंखुड़ियों को पेटल बोलते हैं। जो फूल के बीच में ये बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, जिसको कार्पल बोलते हैं। और कार्पल में 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला, स्टाइल और ओवरी। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है वो एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट ये आपका ये स्ट्रक्चर ट्यूबुलर, एंड एंथर आपका ये ओवल स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये हमारा फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों। अब हम सेकेंड अपने पॉइंट पे आते हैं, पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि व्हेन इंसेक्ट्स सिट ऑन द फ्लावर्स, पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडीज एंड दे कैरी इट टू अदर फ्लावर्स। वो दूसरे फूलों पर जब जाके बैठते हैं तो दूसरे फूल पे वो पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन 2 तरह से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक क्रॉस पॉलिनेशन। जब 2 भिन्न भिन्न जगहों पे एक पौधे से पॉलन ग्रेन्स दूसरे जगह के पौधों में पहुंचे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और सेल्फ पॉलिनेशन जब a flower in itself gets pollinated by the various agents around the flower. Now pollens enter the ovary through style and here the seeds are formed and this is called fertilization. अब जो पॉलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट्स या विंड या दूसरे एजेंट्स लेके आते हैं वो कहाँ से जाते हैं ओवरी में, वो स्टाइल के थ्रू, स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू इस पैसेज से होते हुए ओवरी में आते हैं। अब जब वो ओवरी में आते हैं तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे ओवरी थोड़ी बल्की हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ी फूली हुई दिखती है। तो यहाँ पे सीड्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी प्लांट में। राइट नाउ एक बस आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती हैं तो उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मधुमक्खियों को 2 मिलियन फूलों पर बैठना पड़ता है सिर्फ 1 पाउंड शहद बनाने के लिए। कितने फूलों पर? 2 मिलियन फूलों पर वो इतना मेहनत करती है, तब कहीं जाके 1 पाउंड शहद तैयार होता है। अब हम आएंगे अपने थर्ड टॉपिक पे, सीड्स। जो हमारी अगली सब हेडिंग है वो है सीड्स, बीज। जो भी यहाँ पे मैंने बताया कि इधर ही सीड्स का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। अब ये सीड्स किस काम आते हैं? सीड्स से ही नए पौधे बनते हैं। हम जब सीड्स को सो करते हैं तो हमको नए प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से जर्मिनेट होते हैं? वो सीड से होते हैं। तो सीड्स हमको कहाँ मिलते हैं? सीड्स आर फाउंड इन द फ्रूट्स। फल जो होता है किसी भी पेड़ से जो हमको फल मिलता है उसी के अंदर सीड्स होते हैं। एक ऐसा भी फल बताओ जिसमें सीड्स बाहर होते हैं, जस्ट फॉर फन, बताओ जरा। ओके, आई एम टेलिंग यू, जिस भी फ्रूट में या ऐसा फ्रूट जिसमें बाहर सीड्स होते हैं वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की स्किन में उसके सीड्स होते हैं, ब्लैक छोटे छोटे सीड्स आपको उसकी स्किन में मिलेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो हमको फ्रूट्स में मिलते हैं और ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। छोटे सीड्स भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, ओवल भी होते हैं। तो सीड्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और एक सीड वाले जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैंगो उसमें सबसे मेन है। आम जब आप खाते हो तो अंदर गुठली रह जाती है और गुठली चूसने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो मैंगो इज अ सिंगल सीडेड प्लांट, 1 सीड होता है उसमें। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सीड्स होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है पपाया। पपीता कभी काटो तो अंदर ढेर सारे काले काले बीज होते हैं। या आप शरीफा खाते हो, शरीफा के अंदर भी, कस्टर्ड एप्पल जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं। उसके अलावा एप्पल, वाटरमेलन, ये सब भी ढेर सारे बीज इनके अंदर ही होते हैं। तो ये मल्टीपल या वेरियस सीड्स वाले फ्रूट्स होते हैं। अब सीड्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। सीड्स एक यहाँ पे मैं ओवल टाइप का सीड, एक आप राजमा समझ लो या कुछ भी आपने रात भर सोक किया, सुबह उसको आपने अलग अगर किया तो आप देखोगे उसके 2 साइड्स होंगे, वो ऐसे खुल जाएगा सीड। तो इन दोनों साइड्स को कॉटिलिडन बोलते हैं। कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन बोलो या कॉटिलिडन बोलो, बोथ आर करेक्ट, कॉटिलिडन। और इसी में जब एक
नन्हा सा पौधा जर्मिनेट होता है तो वो एम्ब्रियो होता है, छोटा सा प्लांट नया इसके अंदर जब डेवलप होता है, दैट इज द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। और सीड किससे कवर्ड होता है? सीड कोट से। एक बाहरी जो उसका आवरण होता है बीज का, उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब ये दो तरह के होते हैं सीड्स, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। मोनो जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसके कि वन, सिंगल, तो जिसमें सिंगल कोटिलेडन हो वो हमारा मोनोकोटिलेडन होता है, और जिसमें दो कोटिलेडन हो, दो साइड्स ऐसे हो, वो डाइकोटिलेडन होता है। तो इसमें चना हो गया, राजमा हो गया, ये सब डाइकोटिलेडन होते हैं। इनको आप सोख करके खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, है ना। और मोनोकोटिलेडन में आप मक्के का एग्जाम्पल दे सकते हो, मेज, कि मक्का को आप सोक करोगे और वो सिंगल ही बीज रहेगा आपका, वो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाता है। सीड्स में छोटा सा होल भी होता है जिसके थ्रू वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जब हम उसको सोक करते हैं तो वो स्वेल कर जाता है सुबह। तो एक छोटा सा यहाँ पे होल भी रहता है सीड में। तो ये आपका था सीड्स के बारे में पूरा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दिया। अब आप आ जाइए फोर्थ टॉपिक पे, विच इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हाउ डज अ सीड जर्मिनेट्स इन द सॉइल। जब भी हम मिट्टी में सीड को डालते हैं तो क्या होता है? पहले हम सॉइल को तैयार करते हैं, उसमें प्रॉपरली उसको मॉइस्चर करते हैं और उसको प्लाउ करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहे, तब हम उसमें सोक्ड सीड सो करते हैं, बोते हैं। सीड डाला मिट्टी में, उसके बाद 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो जर्मिनेट होने लगता है, उसमें छोटा सा सैपलिंग फेंकता है, वो सैपलिंग धीरे धीरे मिट्टी को तोड़ के बाहर आता है और उसमें हल्की फुल्की जड़ें भी बनने लगती हैं। यही चीज़, यही स्टेज थोड़ा सा और प्लांट डेवलप होता है, रूट्स थोड़ी बढ़ती हैं और हाइट प्लांट की और बढ़ती है, और धीरे धीरे प्रॉपर प्लांट बन जाता है जिसमें लीव्स प्रॉपर आ जाती हैं और अच्छी जड़ डेवलप हो जाती है। तो ये हो गया जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आप इसको घर पे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हो कि कोई भी आप अपने मम्मा से राजमा या चने का कोई भी वो ले लो बीज, और उसको रात में सोक कर दो। सुबह एक छोटी कटोरी में आप कॉटन नीचे गीली करके बिछा दो, उस पर सीड रखो और दूसरा कॉटन गीला करके, बहुत ज़्यादा पानी ना हो, नहीं वो सीड सड़ जाएगा आपका, हल्का सा उसको मॉइस्चर कर दो, कॉटन को मॉइस्चर करके एक दूसरे के ऊपर बीच में सीड रख के, कॉटन की एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर रख के उसको रख दो। थोड़े थोड़े दिन पे, जैसे एक दिन छोड़ के अगले दिन, फिर अगले दिन आप उसको खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि वो जर्मिनेट करने लगा और वो उसमें छोटा सा पौधा बन जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपको करने में बहुत मजा आएगा, इसको आप घर पे करके देखिएगा एंड यू विल एंजॉय इट थॉरली। यू विल सी द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑन योर ओन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक is dispersal of seeds. How does a seed gets dispersed? बीज जो होते हैं वो जगह जगह डिस्पर्स कैसे होते हैं? फर्स्ट I will tell you what is dispersal. Dispersal is far and wide scattering of seeds. बहुत दूर और बहुत बहुत दायरे तक बीजों का फैल जाना, काफी दूरी तक भी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह से, एक देश से दूसरे देश भी बीज चले जाते हैं। कैसे? बर्ड्स के थ्रू। उनके जब बर्ड्स कोई फ्रूट्स को खाती हैं, फिर उसको लेके किसी और जगह उड़ गई, एक्सक्रीट किया उन्होंने, उनकी एक्सक्रीटा से वो सीड वहाँ पहुँच गया। तो ऐसा भी होता है। आपने कभी कभी देखा होगा दीवार पे बरगद के छोटे छोटे से पेड़ उगाते हैं, तो वहाँ दीवार पे चढ़ के तो किसी ने वो पेड़ लगाया नहीं, तो वहाँ पे कैसे पहुँचा? बाय थ्रू बर्ड्स। बर्ड्स ने उसका कोई फ्रूट खाया, फिर वो वहाँ बैठी उस वॉल पे, उन्होंने एक्सक्रीट किया, या वही बैठ के फ्रूट खाया, अपने पंजे में पकड़ के अपनी चोंच से उन्होंने उसको खाया, तो उसके सीड्स ड्रॉप हो गए और वहाँ पे नया पौधा उगाया। तो सीड्स का डिस्पर्सल ऐसे ही होता है। तो प्राइमरी जो वो मीडियम है या माध्यम है इन बीजों को डिस्पर्स करने वाले, उसमें सबसे पहला है विंड, हवा के माध्यम से, पानी, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। कैसे होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? विंड के थ्रू। विंड जब बहुत तेज हवा चले तो कुछ ऐसे हल्के भी पंख जैसे या फेदर जैसे भी पौधे होते हैं, उनके फ्लावर्स की वो उड़ जाते हैं। सीड्स जो है, जब तक पक के वो फ्लावर्स इतने लाइट वेटेड होते हैं कि हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं, जैसे कॉटन और डैंडेलियन। ये दो ऐसे पौधे हैं जिनके सीड्स हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं जब तेज हवा चलती है। वाटर के थ्रू
कौन से प्लांट्स में ज्यादातर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है? लिली, लोटस एंड कोकोनट। ये तीनों पौधे जो हैं इनमें वाटर के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। लोटस में, कमल में, लिली में और कोकोनट में। नाउ एनिमल्स का किस सीड्स को डिस्पर्स करते हैं? गुआवा इसमें मेन है। बेरीज हो गई हमारी तमाम तरह की बेरीज और अमरूद, गुआवा। इसमें पैरेट हुए, वो गुआवा खा रहे हैं तो वो उसको जगह जगह पहुंचा देते हैं, पंजे में लेके उड़ गए, दूसरे पेड़ पे बैठ के खा रहे हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरी जगह तक पहुंच गया वो गुआवा का सीड। और जब उसने खाया वो ज़मीन पे गिरा, उस सीड को मिट्टी मिली, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर उसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर सराउंडिंग मिल गई, तो वहाँ एक नया गुआवा ट्री धीरे धीरे पनप जाएगा। तो ये था आपका एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड। और लास्ट है एक्सप्लोजन ऑफ सीड्स। एक्सप्लोजन से भी डिस्पर्सल होता है, जैसे कि बालसम हो गया, मस्टर्ड हो गया, या पी हो गया, मटर, स्वीट पी हो गया। स्वीट पी जो आपके रंग बिरंगे उसमें मटर में फूल आते हैं और आप उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह अपने गार्डन में भी लगाते हैं, स्वीट पी, तो उसमें भी एक्सप्लोजन के थ्रू ही डिस्पर्सल होता है। तो अगर हम इसको देखें, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ज़रूरी क्यों है? अगर बहुत पास पास बीज गिर जाएंगे और वहीं पर नए पौधे उगाएंगे तो क्या होगा कि एक बड़े पौधे के अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पनप जाएंगे, जिससे सबको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर बड़ा पौधा सारा न्यूट्रिशन, मेन न्यूट्रिशन वो खींच रहा है, तो जो छोटे डेवलपिंग स्टेज के प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बहुत ज़रूरी है कि वो वाइडली स्कैटर्ड हो, दूर दूर जा कर के वो गिरे और वहाँ पे उनके नए पेड़ पनप जाए। Now talking about the last topic in today's lecture, we'll be talking about the vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation वो फिनोमेना है जिसमें किसी नए पौधे का निर्माण होता है बिना बीज के। बीज के बिना भी नया पौधा पनप जाता है। और वो प्रोसेस कैसे हो सकती है? 3 तरीकों से, आइदर थ्रू स्टेम और रूट्स और लीव्स। ठीक है, या तो स्टेम के थ्रू, या जड़ों के थ्रू, या लीव्स के थ्रू। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ स्टेम का। सबसे पहले जैसे कटिंग वाले रोज आपने देखे होंगे कि उसकी स्टेम को हम काट करके दूसरे रोज के वैरायटी के साथ ग्राफ्ट कर देते हैं, और वहाँ पे जहाँ 2 डिफरेंट टाइप के स्टेम्स को हमने जोड़ा है वहाँ थोड़ी मिट्टी लगा के पॉलीथिन से उसको बांध के उसको टाई अप कर दिया जाता है, जिसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये स्टेम के थ्रू वहाँ पे नया पौधा रोज का पनप जाता है, और जब वो उसकी जड़ें प्रॉपर तैयार हो जाती हैं हम उसको वहाँ से निकाल के प्लांट कर देते हैं ज़मीन में। तो एक तो स्टेम के थ्रू हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें मनी प्लांट भी एक एग्जाम्पल है। रोज के अलावा मनी प्लांट भी आप कहीं से भी तोड़ लोगे मनी प्लांट को और उसको कहीं दूसरे जगह पे प्लांट कर दोगे तो वो स्टेम से ही नए उसमें रूट्स के छोटे छोटे फेंक देता है, वो छोटे छोटे उसके फाइबर्स रूट के। मनी प्लांट और रोज हो गए आपके स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर आपका आ गया रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो का। आलू में आपने देखा होगा आलू की आंखें, आईज ऑफ द पोटैटो, उसमें कुछ ऐसे ऐसे आंख नुमा संरचना बनी रहती है आलू में, आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे ऐसे कुछ बने रहते हैं। तो यहाँ से भी नए पौधे फेंक देते हैं। जब आप आलू को प्रॉपर इन्वायरमेंट दोगे, प्रॉपर सॉइल तैयार अगर उसको मिल गई, तो इससे भी नए, इन आइज में से नए प्लांट्स का जर्मिनेशन, नया पोटैटो प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थ्रू रूट्स एंड लीव्स। क्या हुआ, लीव्स से कैसे होगा? ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है जिसकी लीफ जमीन पे अगर गिर गई तो वहां पर भी वो अपने आप नया ब्रायोफिलम का पौधा बन जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव में क्या एग्जांपल हो गया हमारा? ब्रायोफिलम, राइट। तो स्टेम का एग्जांपल रोज एंड मनी प्लांट, रूट्स का एग्जांपल सबसे अच्छा पोटैटो, और लीव्स से जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफिलम। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और आप इस लेक्चर को फिर से देखिएगा, अपनी बुक से भी कंसल्ट करिएगा। कीप स्टडिंग and please do like and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Thank you.